हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड टुडेस टॉपिक इज गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो आज का सेशन हमारा होने वाला है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गवर्नर जो है, वेरियस गवर्नर जो रह चुके हैं, वाइस रॉय रह चुके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी पॉलिसीज और उनके टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, उनसे फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको इस टॉपिक को प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि क्या है गवर्नर और गवर्नर जनरल, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और वाइसराय, ये सब पोस्ट क्या है और कब कब डेवलप हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट जो थी उसका नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल, जब से कंपनी ने अपना रूल एस्टेब्लिश किया तब से यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट हुआ करती थी। जो आपके सबसे पहले कौन थे? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ये गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे। फिर रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ 1773 वाला, जिसमें इस पोस्ट का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और जो दो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बॉम्बे, उनके गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट में ले आए। देन 1833 का चार्टर एक्ट पास होता है और उसमें इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट होता है और 1858 में चार्टर एक्ट पास होता है। उसके अंदर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है, जिसमें इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वाइस रॉय में कन्वर्ट फाइनली कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट होता है। तो अब हम डिटेल्स देखते हैं और इस सेशन में हम वेरियस गवर्नर जनरल और गवर्नर रह चुके हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इससे पहले क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर बनता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आफ्टर द पासिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। When East India Company established its control in Bengal, it create post name as Governor of Bengal to control and govern Bengal। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट का क्रिएशन किस लिए हुआ था? जब बंगाल में कंपनी का रूल एस्टेब्लिश हुआ तो बंगाल को कंट्रोल और गवर्न करने के लिए इस पोस्ट का क्रिएशन हुआ। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, बताओ। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? वो है आपके रॉबर्ट क्लाइव। देन अदर प्रेसिडेंसी लाइक बॉम्बे एंड मद्रास हैड देयर ओन गवर्नर। इससे पहले क्या था? बंगाल में मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, ये तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जिसमें यहाँ पे अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। बॉम्बे के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर। और ये सब जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, इस नाम से जाने जाते थे। आफ्टर द पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस एक्ट के पास होने के बाद जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और इन दो प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो अब किनके अंडर वर्क करने लगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में वर्क करने लगे, उनके सबऑर्डिनेट कहलाने लगे। यानी इनके पास जो पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर थी, वो अब छीन कर किसे दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, आफ्टर द पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इससे क्या हो रहा है? सेंट्रलाइजेशन होता है। पावर का क्या हो रहा है? सेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रोविजन था? गवर्नेंस का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी पावर जो है वो एक के पास आ रही है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास में। यानी गवर्नर जनरल जो है वो ही सारे डिसीजन ले सकता है। तो हमने देखा था यहाँ पे मराठा वॉर जब हुआ था, तो इसमें जब बॉम्बे के गवर्नर ने ट्रीटी साइन की थी मराठाओं के साथ,
तो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर ने क्या कहा था कि बॉम्बे के गवर्नर को कोई राइट नहीं होता है कि वो इस तरह की ट्रीटी जो है वो किसके साथ साइन करे, ट्रीटी ऑफ वडगांव। ठीक है, ये याद दिला दूं आपको कि ये ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करने का उसको कोई अथोराइज पावर नहीं है। तब फिर बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग था उस समय, उसने इंटरवीन करके फाइनली वॉर लड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से डेवलपमेंट था और इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। तो आफ्टर द पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल कन्वर्टेड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था आपके, वॉरेन हेस्टिंग। इससे पहले रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आफ्टर द पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में आकर क्या खत्म किया था, डुअल सिस्टम, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो था बंगाल में, रूल जो रॉबर्ट क्लाइव ने स्टेब्लिश किया था उसको खत्म किया। और वेरियस डेवलपमेंट वॉरेन हेस्टिंग के समय में देखने को मिलता है, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट, एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर्कड अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये इन दोनों बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनके गवर्नर को सबऑर्डिनेट कर दिया टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये डेवलपमेंट होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के टाइम में 1773 टू 1813 तक। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, by passing Charter Act of 1833 the post name of Governor General of Bengal converted into Governor General of India। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के पास होने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी वो कन्वर्ट हो गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट में। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन वेरियस एग्जाम, हैज बीन आल्सो आस्क्ड, कैन बी आस्क्ड इन अदर फ्यूचर एग्जामिनेशन। तो ये सब आपके दिमाग में फैक्ट के रूप में फीड हो जाने चाहिए। और कौन से एक्ट के बाद, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये भी याद रखना है साथ में। तो चार्टर एक्ट 1833 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो अब क्या हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। यानी कि इनकी जो एरिया ऑफ पावर है, जुरिडिक्शन का एरिया है वो बढ़ चुका है। दिस पोस्ट वॉज क्रिएटेड फॉर ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव एंड रिपोर्टेड टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना, ये जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे जिसमें हम एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस ये चार्टर एक्ट के बारे में वगैरह सब डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस समय क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। अभी आप यहाँ पे सिर्फ फोकस कीजिए गवर्नर से गवर्नर जनरल कब हुए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब हुए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब हुआ और फाइनली वाइसरॉय कब हुए और किस एक्ट के थ्रू हुए। ये सारे एक्ट हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट है वाइसरॉय आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया एज अ कमर्शियल एंटिटी, और ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी टोटली बन जाती है पॉलिटिकल एंटिटी, एक पॉलिटिकल बॉडी बन जाती है और इसका सारा पोजीशन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। जो भी अब डिसीजन मेकिंग होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन के थ्रू होगी। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अबॉलिशन हो जाता है आफ्टर 1857 में, और एक्ट पास होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वाइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द कंपनीज रूल्ड वाज अबॉलिश्ड एंड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो 1857 के बाद से तो ब्रिटिश रूल होता है, ब्रिटिश क्राउन का रूल होता है इंडिया में, और 1857 के पहले पीरियड में कंपनी रूल कहते हैं हम, कंपनी का रूल होता है। तो 1857 से पहले जितने भी एक्ट पास होंगे वो कंपनी रूल के अंडर पास होंगे, और 1857 के बाद जितने भी एक्ट और रिफॉर्म्स होंगे वो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर पास होंगे इंडिया को गवर्न करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे वॉइस रॉय का पद आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857
एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के पास होने के साथ ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वाइसरॉय में कन्वर्ट कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय वाइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द वाइसरॉय वाज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब वाइसरॉयज की अपॉइंटमेंट कहाँ से होती है? डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां से वाइसरॉय अपॉइंटमेंट होती है इन इंडिया। एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग, sorry, first governor of Bengal was Robert Clive, Governor General of Bengal was Warren Hastings, Governor General of India was William Bentinck, and Viceroy of India was Lord Canning. Now हम अब एक एक करके हर एक गवर्नर या गवर्नर जनरल जो रह चुके हैं वाइसरॉय तक के सफर को तय करेंगे, एक एक की पर्सनालिटी को हम देखेंगे। तो सिग्निफिकेंट इवेंट रिलेटेड विद इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम हर एक गवर्नर जनरल को कवर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या जिनके पीरियड में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं, इवेंट्स हुए, उन्हीं को कवर करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इनके टाइम पीरियड क्या रहता है? 1773 से 1785 तक। इसके बीच में क्या क्या डेवलपमेंट होता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 होता है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट में ही मैं बता दूं आपको कि ये एक रेटिफाई मॉडल था रेगुलेटिंग एक्ट का। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको अमेंड करके पिट्स इंडिया एक्ट एक न्यू एक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसी में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था कंपनी को गवर्न करने के लिए, कंपनी के अफेयर्स को गवर्न करने के लिए, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो जो था वो पॉलिटिकल, कंपनी के जो पॉलिटिकल अफेयर थे उनको गवर्न करता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो इसके मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को कंट्रोल करता था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो गवर्निंग बॉडी है, कंपनी को गवर्न करने के लिए क्रिएट की गई थी। कौन से एक्ट में? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। फिर इसी के समय वॉरेन हेस्टिंग के समय रोहिला वॉर होता है 1774। तो रोहिला वॉर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली समझा देती हूँ कि रोहिलखंड जो एरिया है बंगाल और ऐसे झारखंड और उड़ीसा के पास का, ये रोहिलखंड एरिया है। रोहिलखंड में अफगान डिसेंडेंट रहते थे, जो पहले अफगान थे इंडिया में, उनके डिसेंडेंट यहाँ रोहिलखंड में रहते थे, जिनके ऊपर, जिनकी टेरिटरी पे मराठाओं का कंटिन्यूसली रेड होता था। मराठा इनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे। और उस समय जो अवध है वो किसके इन्फ्लुएंस में था? इस समय ब्रिटिश लोगों के इन्फ्लुएंस में था, कंपनी के इन्फ्लुएंस में था। तो वहां का नवाब जो था सुजाउदौला, उससे ये अफगान जो है हेल्प मांगते हैं। तो जिसके बदले में ये सुजाउदौला कहता है कि आप मुझे 40 सोने की रॉड दो, रॉड मतलब छड़े, इसके बदले में, किसके बदले में? हेल्प के बदले में। ठीक है, मैं आपकी मराठाओं के अगेंस्ट आपकी हेल्प कर लूंगा, आपको मराठाओं से सिक्योर कर दूंगा, बट इसके बदले मुझे 40 सोने की छड़े चाहिए। तो अफगान ये लोगों ने मना कर दिया, और मना कर दिया तो फिर जो सुजाउदौला है उसने अटैक कर दिया, अननेसेसरीली इन अफगान लोगों पे अटैक कर दिया, और इसका साथ वॉरेन हेस्टिंग ने इस समय दिया था, क्योंकि सुजाउदौला जो है वो अफगान डिसेंडेंट पे या रोहिलखंड पे वॉर करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग की मदद चाहता, और वॉरेन हेस्टिंग बिना सोचे समझे अपने इन्फ्लुएंस को और बढ़ाने के लिए कि ठीक है सुजाउदौला की हेल्प करके वो एरिया भी अपने कंट्रोल में ले आएंगे, तो इस कारण से वॉरेन हेस्टिंग जो है यहाँ पे
सुजाउदौला का साथ देते हैं और अननेसेसरी बिना किसी कारण से रोहिलखंड पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वॉरेन हेस्टिंग की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होती है। तो ये है रोहिला वॉर, थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के समय द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हम पढ़ चुके हैं, ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782, सेकेंड मैसूर वॉर इन 1782-1784, और यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना होती है 1784 में। नेक्स्ट गवर्नर आपके हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 का पीरियड रहता है। इनके समय में थर्ड मैसूर वॉर होता है 1790-92 के बीच में, एंड ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम होती है 1792। कॉर्नवालिस कोड इंट्रोड्यूस किया जाता है। कॉर्नवालिस कोड का मतलब है यहाँ, तो यहाँ कॉर्नवालिस कोड से आपका मतलब है कि जो रेवेन्यू और जुरिडिक्शन के मैटर थे वो पहले एक ही थे, एक ही पोस्ट जो है इनके लिए बनी थी, और वो एक ही ऑफिशियल से गवर्न होते थे, रेवेन्यू और जुरिडिक्शन। इन दोनों के सेपरेशन का काम जो है वो कॉर्नवालिस ने किया, और इसी को कहते हैं कॉर्नवालिस कोड। इट्स बेसिकली सेपरेट रेवेन्यू अफेयर्स फ्रॉम जुरिडिक्शन, ठीक है। और रेवेन्यू के लिए कलेक्टर पोस्ट थी और जुरिडिक्शन के लिए जजेस वगैरह। ये तो फर्स्ट कॉर्नवालिस कोड में ही रेवेन्यू और जुरिडिक्शन के जो इस मैटर को डिफरेंशिएट किया गया। और इसी के समय लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट क्या है? लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक सिस्टम है, एक तरीके का सेटलमेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सिविल सर्विस जो है वो इंट्रोडक्शन किया गया था इंडिया में, और संस्कृत विद्यालय एट बनारस की स्थापना होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के पीरियड में। नाउ लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड है 1798 से 1805 के बीच का पीरियड। इनके समय में इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ये हम देख चुके हैं इन 1798। इनके आते से ही इन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। एंड फोर्थ मैसूर वॉर होता है 1799 में। इसके बाद टोटल मैसूर जो है वो सबऑर्डिनेट हो जाता है टू द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट बाद में होता है, लेकिन ये इस समय लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में इन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया था। सेकेंड मराठा वॉर 1803 से 1805 पीरियड के बीच में, और ट्रीटी ऑफ बसीन होती है विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सब्सिडरी ट्रीटी इन 1802। नेक्स्ट इज लॉर्ड मिंटो इन 1807 टू 1803 का 13 का पीरियड रहता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रंजीत सिंह इन 1809, ये ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप वाली। और मिंटो के समय में ही बहुत सारी ट्रीटी जो है जैसे सिंध है, इनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटियां साइन की जाती है। तो लॉर्ड मिंटो का जो कार्यकाल है, टेन्योर है, उसको हम फ्रेंडशिप ट्रीटीज के टेन्योर के नाम से भी ऐसे एज ए रेफरल देख सकते हैं याद रखने के लिए। और इन्हीं के समय चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास होता है। 1813 में चार्टर एक्ट पास होने से यहाँ पे एक मेजर डेवलपमेंट होता है कि कंपनी की जो ट्रेड पे मोनोपोली थी वो खत्म कर दी जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है कि कंपनी की ट्रेड पर मोनोपोली किस चार्टर एक्ट के द्वारा खत्म की गई या अबॉलिश की गई? दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो अब आपको यहाँ पे तो क्लियर है कि कौन गवर्नर है, कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप अपने देखते रहना, याद करते रहना। नाउ लॉर्ड हेस्टिंग है 1813 टू 1823। लॉर्ड हेस्टिंग हार्डकोर एक्सपांशनिस्ट, हमने देखा था इनके समय में ज्यादा इन्होंने ही ब्रिटिश पैरामाउंटेसी वाला कॉन्सेप्ट रखा कि ब्रिटिश एज अ सुप्रीम पावर, पैरामाउंटेसी इंट्रोडक्शन बाय लॉर्ड हेस्टिंग। तो इन्हीं के समय वो बहुत सारे वॉर होते हैं।
और एंग्लो नेपाल वॉर 1814-16 एंड ट्रीटी ऑफ सागोली। थर्ड मराठा वॉर इन्हीं के समय होता है एंड डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जो एक्सप्लेन करने की चीज है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। रैयतवारी सिस्टम इन मद्रास प्रेसिडेंसी, जैसे परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था लैंड रेवेन्यू के लिए, वैसे लैंड रेवेन्यू के लिए सिस्टम रैयतवारी सिस्टम जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया। इनके समय में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। मालवारी सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया, और साउथ में तो आपके रैयतवारी सिस्टम मद्रास प्रेसिडेंसी में, और नॉर्थ इंडिया में मालवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है टू कलेक्ट अ लैंड रेवेन्यू। ये सब हम डिटेल में आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको सब ये याद रखना है कि किस किस टाइम पे क्या क्या इवेंट हुए और कौन कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे वो हुए। नाउ लॉर्ड एमहर्स्ट, फर्स्ट बर्मीज वॉर 1824 से 26 के बीच में, ट्रीटी ऑफ यानदाबो, एंड इन्हीं के समय संस्कृत कॉलेज एट कलकत्ता की स्थापना इन 1824 में होती है। तो यहाँ तक हमने जितने भी गवर्नर देखे वो क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, बिकॉज 1833 के बाद से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आ जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्हीं के समय 1833 का चार्टर एक्ट पास होता है जिसमें की पोस्ट क्रिएट की जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। यहाँ से आगे 1858 तक के पीरियड तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1835 का टाइम पीरियड रहता है इनका इंडिया में। एंड इन्हीं के टाइम सती सिस्टम अबॉलिशन होता है इन 1829। भारत में पहले सती प्रथा हुआ करती थी, यानी कि सबको पता है जिन औरतों का पति मर जाया करते थे उनके साथ ही उनको सेल्फ इमोल्यूशन के लिए या स्वयं दाह हिंदी में कहते हैं, उसमें आपको पति की चिता के साथ में बैठना पड़ता था। तो ये सिस्टम जो है सती सिस्टम कहलाता था। इसको अबॉलिश किया गया विलियम बेंटिक के टाइम में। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट का क्रिएशन होता है, और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1935 में पास होता है इनके टाइम टेन्योर में, और मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट कलकत्ता 1935 में स्टैब्लिश होता है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, ये याद रखना, विलियम बेंटिक। उस समय ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राम मोहन रॉय ने। यहाँ पे विलियम बेंटिक और राम मोहन राय के सहयोग से ब्रह्म समाज ये सपोर्ट करते थे। ऐसे जो सोशल रिफॉर्म्स है, विलियम बेंटिक जो है एक सॉफ्ट हार्टेड और वी कैन से लिबरल टाइप के गवर्नर जनरल थे, वो राम मोहन राय को सपोर्ट करते हैं टू एस्टेब्लिश सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन रॉय के समय में होती है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं उस समय, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, लॉर्ड ऑकलैंड, फर्स्ट अफगान वॉर, फॉरवर्ड पॉलिसी जिन्होंने अपनाई थी। फर्स्ट अफगान वॉर होता है 1838 से 42 के बीच में। फर्स्ट बंगाली डेली न्यूज़पेपर इनके समय में छपता है, स्टार्ट होता है, पब्लिश्ड होता है, संबद प्रभाकर। ठीक है, नाम क्या है, संबद प्रभाकर इन 1839। तत्वबोधिनी समा बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया था इन 1839। उस समय आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड ऑकलैंड। और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है 1840 में, और जो आगे चलकर 1829 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट होता है, और फाइनली जब देश आजाद होता है तो इसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रेडेसर क्या है, बैंक ऑफ बॉम्बे। किनके समय में एस्टैब्लिश हुआ, लॉर्ड ऑकलैंड के समय टेन्योर में। ठीक है,
नेक्स्ट है लॉर्ड एलन बरो, 1842 से 44 तक का टेन्योर रहता है इनका। एनेक्सेशन ऑफ सिंध होता है इनके समय, और इंडियन स्लेवरी एक्ट पास होता है इन 1843। इस एक्ट में प्रोविजन होता है कि पहले इंडिया में और प्राचीन समय में या एंशिएंट टाइम में क्या हुआ करता था, इंडिया में सिस्टम था स्लेव्स की खरीदारी, यानी ह्यूमन लोगों की बिक्री होती थी। तो इस इंडियन स्लेवरी एक्ट से ये जो ट्रेंड है इसको अबॉलिश किया गया, खत्म किया गया कि किसी भी रूप से जो मानव बिक्री है वो नहीं होगी। एज ए दास के रूप में आप खरीद नहीं सकते लोगों को या बेच नहीं सकते। अगर ऐसा कोई करता है तो वो एक प्यूनिटिव एक्शन होगा, दंडनीय अपराध होगा। ठीक है। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का टेन्योर रहता है 1844 से 1848 का। इसमें फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ बेरोवाल, ये तीनों ही पीरियड, तीनों ही इंसिडेंट्स है, इवेंट है, इनके टेन्योर में होते हैं। सब पढ़ चुके हैं हम। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जो IIT रुड़की कहलाता है आज, इनके टाइम पीरियड में हुआ है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में। Introduction of Doctrine of Lapse, Woods Dispatch 1854, First Passenger Train between Bombay and Thane 1853। ये भी क्वेश्चन है फैक्चुअल आपका आता है एग्जाम में कि फर्स्ट ट्रेन जो है वो कहाँ चली, तो बॉम्बे से थाने के बीच में। कब चली? 1853 में। उस समय आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये सब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन एक में। तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे टू थाने इन 1853, लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्हीं के समय PWD की स्थापना होती है। PWD 1854, जो आज का PWD है, क्या काम करता है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो आपके टाउन की, टाउनशिप की देख रेख जो करता है वो होता है PWD डिपार्टमेंट। इन्हीं के समय में स्थापना होती है। अनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ समर कैपिटल एट शिमला। इन्होंने ही जो पहले भारत में गर्मी बहुत पड़ती है और ब्रिटिश लोग जो है वो इतने गर्मी के हैबिचुअल नहीं थे, तो इन्होंने अपने कैपिटल को कलकत्ता से शिफ्ट किया। समर कैपिटल कहाँ पे? शिमला में। जब शिमला अनेक्स कर दिया गया था नेपाल से, उसके बाद से शिमला को एज द समर कैपिटल के रूप में यूज लेने लगे। तो ये है लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में ये इवेंट होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट, नाउ डलहौजी के टाइम में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास हो चुका है और उसमें पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वॉइस रॉय बनेंगे आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग ही रहेंगे। कैनिंग आ जाते हैं तो 1857 में इंडिया में, लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद ये पहले आपके वॉइस रॉय बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग, आफ्टर द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इनके समय रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ऑल 3 प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता यानी बंगाल। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट होता है। अबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने बताया 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का अबॉलिशन हो जाता है और टोटल पावर जो है ट्रांसफर, और टोटल पावर एंड कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश क्राउन एंड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू द ब्रिटिश क्राउन बाय पासिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861
और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में स्टैब्लिश होती है लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसको अबॉलिश कर दिया जाता है। हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट पास होता है 1856 में। फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विसेज 1858 में। इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन पेनल कोड, ये आईपीसी, अभी भी जो हमारे ऊपर कोई अपराध करते हैं तो जो भी केस चलते हैं वो आईपीसी की धाराओं में चलता है, तो ये आईपीसी इंडियन पेनल कोड ये 1860 में लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर के टाइम में इनेक्टमेंट की गई थी। इन्हीं के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 स्टैब्लिश किया गया। सिस्टम ऑफ बजट इंट्रोड्यूस किया गया। पुलिस एक्ट 1861 पास किया गया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जो भानगढ़ के फोर्ट पे जाते हो तो वहां लगे हुए हैं, जस्ट जोकिंग, जहाँ पे भी ऐसे पुरातत्व स्थल है वहां पे ASI के बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन ऐसे याद करने के रूप में मैं बता रही हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम विच गेव फाउंडेशन फॉर कैबिनेट सिस्टम। ये पोर्टफोलियो सिस्टम हम जब आगे पढ़ेंगे क्या होता है वो देखेंगे, जब एक्ट हम पढ़ेंगे, वेरियस एक्ट हम पढ़ेंगे। और इन्हीं के समय इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल होता है 1859 से 60 के बीच में। ठीक है, जब एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया जाता है तो इंडिगो रिवोल्ट होता है उसी समय, क्योंकि इंडिगो की खेती करने वाले, नील की खेती करने वाले पीजेंट है, उनका बहुत ज्यादा ही शोषण होता है, फिर वो उनमें अनरेस्ट क्रिएट होता है, देन दे रिवोल्ट करते हैं। इस हम आगे हम इवेंट देखेंगे पीजेंट रिवोल्ट जब पढ़ेंगे तब। तो ये था लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वाइसरॉय लॉर्ड जॉन लॉरेंस इन 1864 से 1869 के टेन्योर में। इनके समय में भूटान वॉर होता है इन 1865 और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ऑल थ्री प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड में होती है इन 1865। देन लॉर्ड मेयो 1869 टू 1872 स्टार्टेड सेंसस इन इंडिया। इनके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में इंडिया में जनगणना प्रारंभ होती है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड बाय केशव चंद्र सेन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, ये सब प्रीडेसर है कांग्रेस के। जब कांग्रेस की स्थापना होगी उनसे पहले की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट वाइसरॉय के टाइम में। इस समय क्या है, धीरे धीरे 1857 के टाइम के बाद से नेशनलिज्म ग्रो कर रहा है। इंडिया के लोग अपना जो होम रूल है या सेल्फ रूल है वो डिमांड करने लगे। इस वजह से कांग्रेस की स्थापना से पहले भी बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने बिकॉज ऑफ दिस नेशनलिज्म, ग्रोइंग नेशनलिज्म, और वो होम रूल या सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ रूल गवर्नमेंट की डिमांड करते थे। तो ये सब इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बाय केशव चंद्र सेन लॉर्ड मेयो के टाइम में एस्टेब्लिश होता है। एस्टेब्लिश मेयो कॉलेज एट अजमेर, आज भी है मेयो कॉलेज, जहाँ पे राजाओं महाराजाओं के प्रिंस जो है वो पढ़ते हैं। इट्स ओनली बॉय मतलब वी कैन से स्कूल, इट्स अ स्कूल जहाँ पे सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, प्रिंस जो राजा महाराजाओं के राजकुमार होते हैं वो। यहाँ पे इनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा, इसलिए इसको कहते हैं मेयो कॉलेज। कहाँ है, राजस्थान में, अजमेर में। यहाँ लॉर्ड नॉर्थब्रुक इन 1872 टू 1876 का टाइम पीरियड आपका। एंड सप्रेस्ड कुका रिबेलियन इन पंजाब लेड बाय राम सिंह। ज्योतिबा फूले लॉन्च सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फूले ने, और उस समय वाइसरॉय थे नॉर्थ ब्रुक। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस लिए की गई थी, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। ठीक है, सब क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। अगर जैसे आपको वो दे दे, सत्यशोधक समाज के लिए आपको कथन दे दिए
स्टेटमेंट दे दिए कि इसकी स्थापना किस लिए हो गई, फॉलोइंग। तो रीजन क्या था, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। किसने की, तो ज्योतिबा फुले ने। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सेवेंथ विजिटेड इंडिया 1875, इनके टाइम पीरियड में। नेक्स्ट लॉर्ड लिटन 1876 टू 80 के बीच में टाइम पीरियड है इनका। इनके समय ही फर्स्ट दिल्ली दरबार लगा था। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पास हुआ, जिसमें क्वीन विक्टोरिया जो है वो एंटाइटल की गई एज ए एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और कैजर हिंद की उपाधि उन्होंने धारण की। किसने, क्वीन विक्टोरिया ने। और इन्हीं के समय फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 और सेकेंड अफगान वॉर 1878 से 80 के बीच में, जिसमें ट्रीटी ऑफ गंदामक 1879 में साइन होती है, और गंदामक में ही डूरंड लाइन को खींचने का प्रस्ताव या प्रोविजन रखा जाता है। ठीक है, यह है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो थे वो थोड़े से ऐसे वी कैन से कि खड़ूस टाइप के इंसान थे। पर्सनालिटी जो थी इनकी बहुत ही स्ट्रिक्ट और रिजिड पर्सनालिटी के थे, लिबरल नहीं थे। तो इनके समय में जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था, तो यहाँ की लोकल लिटरेचर और लोकल भाषा में जो पत्र न्यूज़पेपर छपे जाते थे उन पे इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था बिकॉज ऑफ गोइंग नेशनलिज्म। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी प्रेस पे जो है वो एक तरह का प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था बाय पासिंग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। द आर्म्स एक्ट 1878, ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876 टू 1878, इनके टाइम पीरियड में ग्रेट फेमाइन आती है, अकाल पड़ता है 1876 से 1878 के पीरियड का, और इसी के समय फेमाइन कमीशन बनता है अंडर रिचर्ड स्ट्रेची। रिचर्ड स्ट्रेची की चेयरमैनशिप में फेमाइन कमीशन का गठन किया जाता है। तो ये है लॉर्ड लिटन का पीरियड। लॉर्ड लिटन थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड टाइप के, स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी, और इनके अपोजिट थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन ने जितने भी एक्ट पास किए उनका सबको रिनाउंस किया गया, रिपील किया गया बाय लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन को ऐसे खड़ूस लिटन और लॉर्ड रिपन को ऐसे भला रिपन के नाम से अपन ऐसे याद रखने के लिए आपको बता रही हूँ, ऐसे याद रखिए। लॉर्ड लिटन थोड़ा खड़ूस, लॉर्ड रिपन भला रिपन। नेक्स्ट लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन आता है, भले रिपन। 1880 से 1884 तक का इनका पीरियड रहता है। इन्होंने रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन ने पास किया था, प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया था, इन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ टू रिप्रेजेंट योर आइडिया। ये इस समय लॉर्ड रिपन इस आइडिया के जो थे वो सपोर्टिव थे। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन 1882। यहाँ पे सबसे पहले रिपन के टाइम पीरियड में सेल्फ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट पे भी फोकस किया गया और रिजोल्यूशन पास करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रोविजन को 1882 में लाया गया कि अब थोड़ी थोड़ी जो पार्टनरशिप है वो किनको दी जाए, पावर शेयरिंग में इंडियंस भी लोगों को दी जाए। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी यहाँ पे 1883 1804 में। हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन 1882, पास फेमाइन कोड्स इन 1883। फेमाइन कोड्स में डिफाइन किया गया कि भाई इस तरह तक की सिचुएशन होगी तो ये वाला अकाल होगा, मॉडरेट होगा, क्रिटिकल होगा, तो ऐसे फेमाइन कोड्स बनाए गए। ठीक है, तो फेमाइन कोड्स 1883 में लॉर्ड रिपन के समय में बने। हंटर कमीशन एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन पे पॉलिसी बनाने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बेसिकली क्या थी, आप सोचोगे ये क्यों नहीं बता रहे, तो इसमें कुछ नहीं था कि इसमें ये जुरिडिक्शन जो था, जो केस चलते थे उनमें यूरोपियंस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। तो फिर इस बिल पे लॉर्ड रिपन ने कहा कि नहीं, सबके लिए लॉ इक्वल रहता है, इनको भी जुरिडिक्शन के अंडर में लाओ। अगर यूरोपियन अफेयर्स भी होते तो वो भी जुरिडिक्शन के अंदर ट्रायल में
अगर उनके द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा कोई गुनाह होता है तो उन पे भी ट्रायल चलाया जाए। तो ये बेसिकली इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी। मेजर तो यही था। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड डफरिन, 1884 से 1888 का पीरियड है, और इन्हीं के टेन्योर के बीच में ही आपके आईएनसी की स्थापना होती है इन 1885 में। तो लॉर्ड डफरिन थे उस समय वाइस रॉय ऑफ इंडिया। थर्ड बर्मीज वॉर 1885 से 1806, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, देन लॉर्ड लैंसडाउन इन 1888 टू 1894 के पीरियड में, इन्हीं के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट पास होता है 1892, फैक्ट्री एक्ट 1891, सेटिंग अप ऑफ डूरंट कमीशन। डूरंट कमीशन जो है डूरंट लाइन खींचने का अफगानिस्तान और भारत की टेरिटरी के बीच में, वो किस समय होता है? लॉर्ड लैंसडाउन के टेन्योर के समय में। नेक्स्ट इज लॉर्ड कर्जन, अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन इन 1902, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में पास होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार, पूसा बिहार में आज भी ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद है, उस समय का एस्टेब्लिश किया गया लॉर्ड कर्जन के टाइम का। इन्हीं के समय मुंडा रिबेलियन राइज होता है अंडर लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा 1899 से 1900 के पीरियड के बीच में। ये अपने हम पढ़ेंगे ट्राइबल रिवॉल्ट, उसमें देखेंगे डिटेल में। बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल बाय एनी बेसेंट 1904 में बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट के टाइम में होती है, एनी बेसेंट के द्वारा होती है लॉर्ड कर्जन के टाइम। इन्हीं के समय पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, और बंगाल के विभाजन के अगेंस्ट ही स्वदेशी मूवमेंट चलाया जाता है बाय लालपाल और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और साथ में कौन थे? अरबिंदो घोष। लॉर्ड कर्जन के टाइम में सेकंड दिल्ली दरबार 1903 में, फर्स्ट दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के टाइम में, सेकंड दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के टाइम में। फर्स्ट दिल्ली दरबार 1899 और सेकंड दिल्ली दरबार 1903। नाउ लॉर्ड मिंटो सेकंड, वो मिंटो अलग थे जो आगे बढ़े हमने, और ये मिंटो है सेकंड, ठीक है। ये वाइस रॉय है, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके। तो ये लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910 का पीरियड है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग बाय आगा खान एंड ख्वाजा सलीमुल्लाह इन 1906, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। फाउंडेशन ऑफ जुगंतर एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, उसमें देखेंगे इन बंगाल 1906, ठीक है। ये 1905 बंगाल के विभाजन के बाद में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए थे, उसके तहत ही जुगंतर रिवोल्यूशनरी ग्रुप है, इनकी स्थापना हुई थी लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम पीरियड में। स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1907, सूरत सेशन में जो कांग्रेस है, कांग्रेसियों के बीच में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ये दो आइडियोलॉजी का डिफरेंस हो जाता है और दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बी अपॉइंटेड इन वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन्हीं के समय में, मिंटो के समय, यानी मिंटो ही उस समय के वाइस रॉय है, और इनकी काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन थे जो एज अ मेंबर ज्वाइन हुए थे। जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना की इन 1907। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स इन 1909, ये इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, ये इंडियन काउंसिल, आगे पढ़ेंगे हम। स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1911 तक चलता है। ये है हमारे लॉर्ड मिंटो सेकंड। नेक्स्ट लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, आगे भी हमने लॉर्ड हार्डिंग पढ़ा, वो फर्स्ट, ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है। अलग अलग है दोनों ही,
एक नहीं है, ऐसे नहीं आप सोचोगे ये वापस रीपोस्ट होके इंडिया है, नहीं, ये अलग है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। इनका टाइम पीरियड 1910 से 1916, 1910 से 1916 के बीच का। इसमें एनुअलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय पहले ब्रिटिश इंडिया की या ब्रिटिश रूल की कैपिटल कौन थी? कलकत्ता। फिर ये कहाँ शिफ्ट हो गई? दिल्ली 1911 में। इन्हीं के टाइम में थर्ड दिल्ली दरबार लगता है 1911। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो जाता है। मैकमोहन बॉर्डर लाइन खींची जाती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। गदर म्यूटिनी होती है। कामागाटू मारू इंसिडेंट होता है गदर म्यूटिनी होती है 1915 में, और कामागाटू मारू इंसिडेंट होता है 1914 में। ये सब हम देखेंगे जब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पढ़ेंगे। फाउंडेशन ऑफ हिंदू महासभा बाय मदन मोहन मालवीय इन 1915। 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के टाइम पीरियड में। यहाँ पे गांधी जी, ध्यान रखना, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड का जब टेन्योर था तब गांधी जी इंडिया में आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वो अपना मूवमेंट चलाकर अपार्थाइड या नस्ल भेद के अगेंस्ट उन्होंने अपना सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट करके इंडिया में लौटे थे और इंडिया की पॉलिटिक्स में फिर भाग लेने लगे। साउथ अफ्रीका से लौटे 1915 में इंडिया आए थे, ठीक है। फिर जो चंपारण सत्याग्रह होता है वहां से उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट शुरू होता है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। नाउ लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच का टेन्योर। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन होम रूल मूवमेंट बाय तिलक एंड एनी बेसेंट 1916। लखनऊ पैक्ट 1916 बिटवीन INC इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ये सब हम जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे और उनके सेशन में पढ़ेंगे तब लखनऊ पैक्ट वगैरह सबकी बात करेंगे। अभी सब आप इवेंट याद रखो और उनसे रिलेटेड गवर्नर जनरल है या वॉइस रॉय है वो याद रखो। चंपारण सत्याग्रह 1917, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने इंडिया की पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेशन इस सत्याग्रह से किया था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। फिर अगस्त डिक्लेरेशन इन 1917। खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1917 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। रोलेक्ट एक्ट पास हुआ 1919 में। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 1919 में। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1919 से 1920 में विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने उस तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया और यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट चलाया गया बाय मुस्लिम्स। खिलाफत मूवमेंट जो था वो मुस्लिम्स द्वारा चलाया गया मोहम्मद अली और शौकत अली के लीडरशिप में, और यहाँ पे गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे 1920 में। फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920 चैम्सफोर्ड के समय में। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म या कह दो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ये सब एक ही है, ठीक है। तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्ड में। फिर आता है लॉर्ड आइजैक 1921 से 26 के बीच में। इनके टाइम में मोपला रिबेलियन होता है या मालाबार रिबेलियन कह सकते हो। ये फर्स्ट एथनिक रिबेलियन है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, अभी तक पूछा नहीं है ये क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एथनिक रिबेलियन जो है वो कौन सा है, तो कौन सा है, मोपला या मालाबार रिबेलियन, एक ही है 1921 में। कब हुआ था? लॉर्ड रीडिंग आइजैक पूरा नाम है इनका। विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में बाय रविंद्रनाथ टैगोर। चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 में, और इसी के होने के साथ ही यहाँ पे वायलेंस हो जाती है, जबकि गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था वो नॉन वायलेंस था। तो यहाँ वायलेंस हो जाती है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको विड्रॉ कर लेते हैं गांधी जी। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी इन 1923। रेलवे बजट सेपरेट किया गया फ्रॉम जनरल बजट से फर्स्ट टाइम, और ये ट्रेंड जो है रेलवे बजट और जनरल बजट को 2016 तक फॉलो किया गया। ये ट्रेंड अभी 2016 तक भी
चलता है कि रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग रखते हैं, जो 1924 में शुरू हुआ था ये ट्रेंड, ठीक है, और टिल 2016 तक चला। काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में। फाउंडेशन ऑफ ये सब जो ये ट्रेन रॉबरी है, ये इंसिडेंट जो है, म्यूटिनी है, ये सब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में आते हैं, ठीक है, तब पढ़ेंगे हम। फाउंडेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन कानपुर 1925 में। नाउ लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन टू इंडिया, इन्हीं के समय में, लॉर्ड इरविन के समय में 1926 से 1929 का इनका टेन्योर रहता है, और साइमन कमीशन आता है भारत में 1927 में, जिसका बायकॉट किया जाता है बाय ऑल पार्टीज ऑफ इंडिया। हारकोर्ट बटलर कमेटी गठित की जाती है। इंडिया और यहाँ के प्रिंसली स्टेट के रिलेशनशिप को इंक्वायर करने के लिए, उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए बटलर कमेटी की को गठन किया जाता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 इन्हीं के समय आती है। दीपावली डिक्लेरेशन, जिसमें कि भाई भारत को फुल डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, जो नहीं हो पाता है, दीपावली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस, जिसमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया जाता है इन 1929। दांडी मार्च होता है, और उसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है इन 1930, लेड बाय गांधी जी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, जिसका बॉयकॉट किया जाता है बाय गांधी जी। और फिर गांधी इरविन के बाद के साथ गांधी और वाइस रॉय इरविन, इनके बीच में पैक्ट होता है, एक सेटलमेंट नेगोशिएशन होता है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये प्रॉमिस किया जाता है गांधी जी द्वारा कि वो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया जाएगा। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बेस पे ही गठित की जाती है। साइमन कमीशन भारत में आता है इंक्वायर करने के लिए और रिपोर्ट अपनी देता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और उसी में इसकी रिकमेंडेशन पे ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का गठन किया जाता है, जिसमें प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश इंडिया के लोग और वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भाग लेते हैं, तीनों जन, और डिस्कस करते हैं आगे के डेवलपमेंट पे किस तरह से होने चाहिए। तो गांधी इरविन पैक्ट 1931, इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट 1931 के बाद नेक्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है इन 1931, उसमें गांधी जी या कांग्रेस जो है वो पार्टिसिपेशन करती है। इसी समय लॉर्ड इरविन के समय डेथ ऑफ लाला लाजपत राय इन 1928, मेरठ कॉन्स्पायरेसी होती है 1929, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, इसी के समय इरविन के समय ही भगत सिंह को एग्जीक्यूशन किया जाता है, उन पे ट्रायल चलाए जाते हैं और फाइनली उनको फांसी होती है। नाउ लॉर्ड विलिंगडन 1931 टू 1936 का टेन्योर। कम्युनल अवार्ड 1932, कम्युनल अवार्ड में जो डिप्रेस क्लास है उनके लिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम का प्रोविजन दिया जाता है कम्युनल अवार्ड में, ठीक है, जो डिप्रेस क्लास है, जिसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो करते हैं, लेकिन गांधी जी ने इसको रिफ्यूज किया था और वो अनशन पे बैठ गए थे इन येरवाड़ा जेल में अगेंस्ट दी कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड में क्या प्रोविजन था कि जो डिप्रेस क्लास है उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, जबकि गांधी जी सपोर्ट में थे ज्वाइंट इलेक्टोरेट के। सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1932 में, और सेकेंड में तो गांधी जी भाग लेते हैं, लेकिन थर्ड राउंड टेबल में कांग्रेस और गांधी समेत इन्होंने थर्ड राउंड टेबल में भाग नहीं लिया। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही ऐसे थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, और ही वॉज अ हैप्पी पर्सन फ्रॉम द आउटकम ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और पूना पैक्ट होता है 1932 में, इसी कम्युनल अवार्ड के ऊपर पूना पैक्ट होता है बिटवीन गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, BR अंबेडकर। तो इनके बीच में पूना पैक्ट होता है, सेटलमेंट होता है फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है फाइनली आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। और जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है इन 1935। ऑल इंडिया किसान सभा लॉर्ड विलिंगटन के टाइम में ऑल इंडिया किसान सभा 1936, ये क्वेश्चन अब पूछते हैं ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में, इसलिए मैंने रेड पेन से लिख दिया ताकि आपको अलग से याद रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 का टाइम पीरियड है। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है एंड रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। त्रिपुरी क्राइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक established और फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स दैट इज पाकिस्तान 1940 में। अगस्त ऑफर 1940, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी 1941 बाय सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन इन 1942 में भारत आता है। क्विट इंडिया मूवमेंट होता है 1942 में लेड बाय गांधी जी। नेक्स्ट इज वॉइस रॉय लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 का पीरियड रहता है। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में पेश किया जाता है। वेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस 1942 में हेल्ड होती है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। डायरेक्ट एक्शन डे होता है 1946 में। अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने अनाउंसमेंट की लॉर्ड वेवेल के टेन्योर के समय में 1944 से 1947 और 1947 में उन्होंने डिक्लेयर अनाउंसमेंट की कि अब ब्रिटिश रूल जो है वो भारत से एंड किया जाएगा और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। तो लॉर्ड वेवेल थे उस समय वॉइस रॉय। नाउ लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक, ये आपके लास्ट वॉइस रॉय भी रहते हैं और फर्स्ट गवर्नर भी रहते हैं इंडिया के, ठीक है ना। तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से जून 3rd प्लान 1947, रेड क्लिफ मिशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, वो 1947 में इन्हीं के टाइम पीरियड में खींची गई। इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947 माउंटबेटन के समय में। और लास्ट आपका आता है जब भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल गई 1947 में, तब गवर्नर जनरल का पोस्ट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट रही फॉर सम टाइम गवर्न करने के लिए। और चक्रवर्ती, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू हो गया और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और इस तरह का सेटलमेंट नहीं होने से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट रही थी। और उस पे आजादी के बाद 1947 में आफ्टर फ्रीडम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। एंड ही वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड इन 1950। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के साथ ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया। फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इस तरह के पोस्ट क्रिएट किए गए, ठीक है। तो ये हमने अब इस सेशन में कंप्लीटली देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल वॉइस रॉय और रहे और उनके टाइम पीरियड में क्या क्या रहे, क्या क्या हुआ। तो ये सब आपके फैक्चुअल्स बेस पे प्रीलिम्स में या और कहीं भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो इसी सेशन को, आज के सेशन को इसी के साथ एंड करते हैं। प्लीज डू शेयर, comment and subscribe to our study channel examyatra.com. Thank you.